या मुझे संकोच में डालने के लिए जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हमारे जो पूर्व वक्ताओं ने यहाँ की हैं, उन्हें आप बस इतना है कि यहाँ आकर के अभी जब उधर से कर रहा था तो डॉक्टर बिरला ने कहा कि अपने क्लासरूम में तो इतना बड़ा परिचय था, उसमें बस इतना याद रखिए कि 1990 से और 1996 तक मैं यहाँ था लेक्चरर के रूप में, और 2015 से एक मिनट बैठिए, 2015 से मैं सेवामुक्त हो चुका हूँ। अब मैं विधिवत अपना आदरणीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर बी संतोषी कुमारी जी और आदरणीय डॉक्टर पूनमकुंडा मिर्जा जी तथा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के आप सभी छात्रगण, शोधार्थी मित्र, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप सबके दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, आपसे कुछ वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय मंजुनाथ के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि एक विशेष प्रकार की, जिसे आप कहते हैं विनम्रता, और मेरे प्रति एक उनका सम्मान का भाव है, वह मुझे हमेशा याद है। लंबे समय से उनका हमारा से एसोसिएशन है, और मंजुनाथ जहाँ एक अध्यापक के रूप में या एक कार्यकर्ता के रूप में रखता हूँ, उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं मुझे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, आदिवासी या ट्राइबल बड़ी है, आदिवासी विमर्श। तो आदिवासी विमर्श पर उनकी एक विशेष खास पकड़ है, और एक अनुवादक के रूप में और साथ ही एक ऐसे मंच का निर्माण हुआ। आपको संस्था में चलती है जो कर्नाटक में संस्था थी, जिसमें जो साहित्यकार या तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं हैं, उनके कारण शायद हम उतना समय नहीं निकाल पा रहे, लेकिन लेखन और संपादन और लोगों को जोड़ करके रखने की कार्य, उससे मैं हमेशा रहा। मैं बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ कि उस समय में संस्थान के अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रभारी सचिव भी हैं। मैं प्रिय अवसर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। शेष अब
अब मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे क्या बातें करनी है। हालांकि मैंने कल जब मुझे अचानक कहा गया कि कक्षा में आना है तो पूछा कि किस विषय पर बात करनी है, तो मुझे कहा कुछ भी बात करनी है। तो शायद मुझे कोई विषय बताते हुए संतुष्ट कर रहे हूँ। खैर कई सारी बातें कल यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक आए हुए थे, डॉक्टर आरपी सिंह। बातों बातों में उन्होंने मुझसे, उन्हें नहीं मालूम था कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की क्या गतिविधियां हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि यह एक विश्वविद्यालय है, उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ एमए से लेकर के और डीलिट तक की शिक्षा की व्यवस्था है। अच्छा हाँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा गौरवान्वित करूं जो उन्होंने बताया आप लोगों को। हाँ, जो इस समय प्रभारी कुलपति हैं डॉक्टर पी राधिका, वो मेरी डीलिट स्कॉलर रही थी। उन्होंने हिंदी और मलयालम उपन्यासों पर तुलनात्मक अध्ययन विषय पर डीलिट मेरे साथ किया है। मैं साथ कहता हूं, निर्देशन शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। असल में जो शोध कार्य है आप लोगों को अब एमए में ही जो है जो नई शिक्षा प्रणाली है उसके तहत एमए में ही शोध प्रविधि जैसे विषय से परिचित करा दिया जाता है। और साथ ही मेरे ख्याल से अगर आपने लाइव कर रखा हो तो फैन बंद करा दीजिए, वरना वो किसी काम का नहीं होता। कल का जो वीडियो है वो नहीं पड़ रहा है, कई लोगों की शिकायत आई, या फिर लाइव को बंद कर। तो एमए के विद्यार्थी हों या आप पीएचडी के विद्यार्थी हों, दोनों ही के लिए यह उपयोगी चीज है कि हम थोड़ा सा कुछ शोध के बारे में बात कर लें। तो जहां तक मेरी जानकारी है, एमफिल न रहने के कारण एमए में ही हमें शोध प्रविधि या रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ लेना होता है, और उसके साथ ही एक शोध, क्या बोलते हैं साहब, शोध प्रबंध को नहीं कहते ना, डिसर्टेशन को, शोध निबंध या शोध प्रस्तुत करना होता है, दीर्घकाय शोध। तो चाहे कोई आप छोटा सा रिसर्च पेपर लिखें, चाहे आप लघु शोध प्रबंध लिखें, चाहे पूर्ण आकार का शोध प्रबंध लिखें, या कहीं किसी संगोष्ठी में कोई रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के लिए तैयारी करें, जो प्रविधि है, जो मेथोडोलॉजी है वो एक, बस होता यही है कि पीएचडी या डीलिट के लिए वो इतना बड़ा सा हो जाता है, और आपको शोध पत्र लिखना है तो कुछ छोटा हो जाता है, या लघु शोध प्रबंध लिखना है थोड़ा सा उसमें और विस्तार, लेकिन मूलभूत बातें वही हैं। शोध के लिए सबसे पहली जो जरूरत हमें है वह है हमारे मन में शोध की आकांक्षा। अगर शोध या अनुसंधान या रिसर्च के लिए मेरे मन में कोई प्रेरणा ही नहीं है, अंतः प्रेरणा ही नहीं है, तो डिग्री के नाम पर शोध का कोई अर्थ नहीं। इसलिए कई बार ये भी लगता है कि भाई सारे विद्यार्थियों को ये कहना कि चलो सबके सब जो है थीसिस लिखो, ये कोई तुक की बात है नहीं। लेकिन हमारे जो एक तरह से कहें कि शिक्षा जगत में यह अपेक्षा की ही जाती है कि जब आप उच्च शिक्षा में आ गए हैं तो आपके मन में जो आपने अध्ययन किया है उस सारी तैयारी के आधार पर आगे
कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस इच्छा को जगाइए। हम जो कुछ एमए तक पढ़ते रहे हैं, उसे पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ न कुछ प्रश्न उठने चाहिए, जिज्ञासाएं पैदा होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जिज्ञासाओं के समाधान के लिए ही शोध किया जाता है। ये जिज्ञासाएं, जो बातें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जिन तथ्यों को हम पहले से जानते हैं, उनकी पुनः व्याख्या से संबंधित भी हो सकती है। अगर आप डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी से ये पूछें कि साहब कबीर पर या तुलसी पर या भक्ति साहित्य पर देश भर में या दुनिया भर में कितना शोध कार्य हुआ है, तो वो आपको बताएंगे कि इतना शोध कार्य हुआ है कि वो इस ये जो हमारी इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, अगर उसकी लिस्ट बनाने लगे तो ये छोटी पड़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद लोग भक्ति साहित्य पर काम कर रहे हैं, संत साहित्य पर काम कर रहे हैं। कारण क्या है? नए समय में नई दृष्टियां पैदा हुई। जब आप 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हैं, सन 2025 में बैठे हैं, तो यहां से बैठकर आप पीछे 14वीं शताब्दी के किसी संत कवि को या किसी भक्त कवि को देखते हैं, तो ठीक वही नजरिया नहीं होगा जो 100 साल पहले जब रामचंद्र शुक्ल देख रहे थे तब रहा। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? हमें रामचंद्र शुक्ल को भी जानना है। हम जो कह रहे हैं कि हजारों लाखों लोग जो है शोध कर चुके हैं, उनमें से अपने विषय से संबंधित कुछ ना कुछ तो हमारा अध्ययन पहले से होना चाहिए। तभी तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे लिए शोध की संभावना क्या है। शोध का अर्थ पुस्तक समीक्षा नहीं होता कि हमने एक किताब ली या 5 किताब ली या चलिए 100 किताबें ले ली और उनकी समीक्षा लिखी। नहीं, हमारा उद्देश्य इस जो भी हम पुस्तक ले या जो भी लेखक ले, भले ही आप एक कहानी भी लें, थोड़ी देर के लिए आप सबने एक कहानी पढ़ी होगी, मुझे अचानक नाम याद आ रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? उसने कहा था। हाँ, उसने कहा था, सबने पढ़ी। उसने कहा था कहानी पर, मैं एमए की दृष्टि से बात कर रहा हूं, एक ये बड़ा सुंदर विषय हो सकता है डिसर्टेशन के लिए, कि उसने कहा था कहानी जो है, आप पहले ये देखें कि जब ये लिखी गई क्या परिस्थितियां थी और उस पर आज तक लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या लिखा है, ये जानना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं, जिसे कहा जाता है, हमारे अध्यापक गण आपको बताएंगे, हाँ देखिए, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जो संबंधित प्रासंगिक साहित्य है उसको, उसका पुनरावलोकन है। ये तैयारी का हिस्सा, ये शोध नहीं है, ये तैयारी है कि हमने एक पहली चीज हुई कि हम एक जिसे कहते हैं कि एक व्यापक सा विषय, अस्पष्ट सा विषय, जहां धुंधलका है थोड़ा सा, वो ले लेते हैं और काम बस हमें ये करना है कि जहां धुंधलका है तो धुंधलके को साफ करना है। इस धुंधलके को आप साफ करेंगे तो ये, तो उस धुंधलके को पहचानना है। धुंधलके को कैसे पहचानेंगे? उसके लिए भी वही जरूरत है कि हम जिसे आप साहित्य कह रहे हैं, भाषा कह रहे हैं, या जो भी आपका विषय क्षेत्र है, उसके भीतर घुसे। तो आप सारा कुछ तो नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता। तो तय कर लें, अपने आप से पूछें, मेरी रुचि किस विधा में, कविता में है, कहानी में है, उपन्यास में है, नाटक में है, संस्मरण में है, निबंध में है, किस विषय में रुचि है। समस्या ये होती है, हो सकता है अब बेहतर विद्यार्थी आते हों,
हम तो लगभग 25-30 वर्षों तक यही उत्तर सुनते रहे अधिकतर विद्यार्थियों से, सर जो आप कर लेंगे, ये जो सर जो आप कह देंगे हम वह कर लेंगे, ये सर को फंसाने का तरीका नहीं है। ये आप जो हैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने अपना दरवाजा बंद कर दिया। आपको जाना चाहिए कि मैडम नीरजा, मैडम संतोषी, मैं इस विषय पर या इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। और ये कहें नहीं मैं नाटक में काम नहीं करा सकता। आप कहें मुझे तो नाटक में काम करना है, ये होना चाहिए। बजाय इसके कि ये आपसे कहें कि अच्छा देखो हमने ये 50 विषयों की लिस्ट टांग दी है, इनमें से आप विषय चुन करके ले आइए और बस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये तो मजबूरी है कि हमें विषय आपको देना पड़ता है। विषय हमें नहीं देना चाहिए, विषय आपकी ओर से आना चाहिए। आपकी ओर से विषय कब आएगा? जब आप लाइब्रेरी में जाकर के अपना मगज खपाएंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे किताबों से। जब आप किताबों से दोस्ती करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। फिर मैं उसने कहा था पढ़ा कि आज के में भी जब हम सन 2024 में खड़े हुए हैं, दुनिया भर में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में, उधर इजराइल और क्या, गाजा में जो फिलिस्तीन या हमास जो भी है, और लेबनान, पता नहीं क्या क्या, ये तो यानी एक तरह से बड़े युद्ध चल रहे हैं। छोटे युद्ध जाने कितने चल रहे हैं इस देश में, लेकर के उधर मणिपुर से और उधर कश्मीर तक आग लगी ही रही। इस आग के बीच में एक कोमल भावना है, जिसे कहा जाता है प्रेम, उत्सव, समर्पण का भाव, वह कैसे जीवित रहता है। इस आईने में आप उसने कहा था तो देखिए, उसने कहा था जो है वह विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई है। उसका जो, जिसे आप कहते हैं कि जो उसका बैकड्रॉप है वो विश्व युद्ध का है। और विश्व युद्ध, एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ एक बच्चा, उसका अतीत अमृतसर की किसी गली में किसी दही की दुकान पर छोटे से दो बच्चों का आपस में टकराना, एक दूसरे से चुहलबाजी, छेड़छाड़, उसके बाद लंबे समय तक का अंतराल, और फिर इस लड़के का फौज में भर्ती हो जाना और उसे मोर्चे पर जाना है। और तब उसे सूबेदारनी जो है वो बुलाती है, उसे वो नहीं पहचानता, लेकिन वो कहती है कि तुमने कभी घोड़े की टाप के नीचे से मेरी रक्षा की थी, मेरे पति और बेटे की रक्षा, देश की रक्षा, सीमा की रक्षा, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इस प्रण की रक्षा, इस व्रत की रक्षा, ये जो दो चीजें हैं, एक तरफ युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच में जो कोमल भाव है वो किस तरह से जीवित है, क्या इस पर कुछ काम किया जा सकता है? सोचिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि विषय में दे नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं पर सोचे कि क्या इस पर किसी तरह से कुछ लिखा जा सकता है। एक आलेख आप लिख करके देखें इसके ऊपर, आप देखें कि इस तरह की कहानियां, एक अपने साथ 1915 की कहानी है, 110 साल पुरानी, आज भी जीवित है। तो 110 साल पहले
हिंदी का एक साहित्यकार जिसने गिनी चुनी 3 या 5 कहानियां लिखी, ज्यादातर 3 कहा जाता है, कहीं कुछ और कहानियां लिखी हैं तो कई बार 4 या 5 भी, लेकिन 3 तो हैं जिन्होंने। और दूसरा बहुत कुछ लिखा, बड़े समालोचक थे, बड़े विद्वान थे। समालोचक की पत्रिका की था वो, या समालोचना? हाँ, समालोचना पत्रिका की वो संपादक। कई भाषाओं के प्रकांड पंडित चंद्रशेखर शर्मा। तो गुलेरी जी आप तलाशे तो सही कि पर कितनी कहानियां लिखी हैं। देखिए, आप एक कहानी को लेंगे, एक जो है आप छोटा सा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। आप उस रचनाकार को ले लें, एक डिसर्टेशन लिख सकते हैं, या उसी कालखंड के उसी समय ये युद्ध केवल चंद्रधर को ही दिखाई दे रहा था या किसी और ने नहीं देखा था? ऐसा क्यों है कि हिंदी में ऐसी कहानी एक ही है उस काल की? शायद और भी हो। विद्वानों से मिले, जो कहानी साहित्य के जानकार हैं, उनसे हम बात करें और पूछें, हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें और खोजें, या हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय का 2 खंडों में है, आपने नहीं देखा है तो देखिए लाइब्रेरी में जाकर के उस हिस्से को पढ़िए कि उस कालखंड में जब हिंदी में एक रचनाकार उसने कहा था, जैसी फिर से मैं शब्द का प्रयोग वही करूंगा, युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी जाने वाली कहानी रच रहा है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर, विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर हिंदी में और कौन सी कहानी और कितनी कहानियां? आप बहुभाषी हैं, आप मराठी भाषी हैं, आप तमिल भाषी हैं, आप तेलुगु कन्नड़ मलयालम भाषी हैं, आप बंगला उड़िया भाषी हैं, अपनी भाषा में जाइए, वहां से तुलनात्मक के लिए जगह मिलेगी। वहां पूछिए भाई, मेरी भाषा में, मेरी मातृभाषा में, तमिल में उस समय क्या लिखा जा रहा था, तमिल कहानी में उस समय क्या हो रहा था? चलो, युद्ध पर कहानी नहीं तो कविता लिख रही, या युद्ध के ऊपर कुछ निबंध लिखे गए, और विश्व युद्ध पर किसी ने तो कुछ लिखा होगा। अगर हम यही देख लें कि सन 2015 के आसपास हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य और पद्य में युद्ध पर क्या लिखा जा रहा था, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम इस तरह से, अभी जैसा प्रोफेसर मंजुनाथ कह रहे थे, अपने आप से प्रश्न करना सीखें। जो हम पढ़ते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना सीखें। दुनिया भर में हम भारतीयों को अभी तक भी लोग यही कह के गाली देते हैं कि साहब आपके यहां R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो अनुसंधान और विकास है, ये केवल विज्ञान के लिए ही नहीं है, ये सोशल साइंसेस के लिए, ये ह्यूमैनिटीज के लिए, ये अर्थशास्त्र के लिए भी। हम रोते तो हैं कि साहब हमें दुनिया में नोबेल प्राइज नहीं मिलते, लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी औपनिवेशिक जो गुलाम मानसिकता है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उससे बाहर आना है तो हमें संघर्ष करना, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और अगर हम संघर्ष से, जद्दोजहद से, या सरल भाषा में कहूं तो मेहनत करने से अगर हम जी चुराएंगे तो क्या होगा? जो हमारे भीतर उठने वाले सवाल हैं वे सोचें। तो अपने भीतर की जिज्ञासा दिखती है। हमारे यहाँ के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रवींद्र कुमार जैन, R.K. जैन। जब आप रिसर्च पढ़ने के लिए चलेंगे तो उनकी पुस्तक क्या है? अनुसंधान के दृष्टियां, आयाम, अनुसंधान के विविध आयाम नाम की पुस्तक आपको लाइब्रेरी में मिलेगी, जो उस समय
जबकि हिंदी में शोध पर बहुत कम किताबें हुआ करती थी, या तो डॉक्टर विजयपाल सिंह की पुस्तक, या नगेन जी का शोध समीक्षा जैसा कुछ है, या रविंद्र कुमार जैन जो है उनकी पुस्तक, उसमें पहले ही वाक्य में आपको ये बात मिलेगी, अन्य किसी शब्दों में ही सही, कि शोध के लिए जिज्ञासा से, और बल्कि यह है कि मनुष्य की प्रवृत्ति जिज्ञासा है। वो कहते हैं मनुष्य की सहज प्रवृत्ति जिज्ञासा है। जिज्ञासा है नहीं, पूछना, जानने की इच्छा। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा से ही वे प्रयत्न जन्म लेते हैं, जिनसे कोई शोध सामने आता है, कोई परिणाम सामने आता है। मैंने एक उदाहरण आपको इसलिए दिया जो मुझे अचानक आ गया है दिमाग में, कि आप जो संभावनाएं हो सकती है किसी विषय की, उस पर विचार करें आप। अच्छा, अनुवाद के भी विद्यार्थी आप में एक तो होंगे शायद, और नहीं भी होंगे तो जो एमए के विद्यार्थी हैं उनसे कहा जाएगा कि आप अनुवाद भी पढ़ लीजिए, एक पेपर तो है ही, डिप्लोमा भी कर लीजिए, है ना, बड़ा जरूरी आज के समय में। हाँ, वो सवाल तो मेरा छूट गया बीच में, जो आरपी सिंह ने मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब ये बच्चे हिंदी क्यों पढ़ते हैं, यहाँ हिंदी के लिए क्या संभावनाएं हैं। मैं उनको क्या जवाब, मैंने उन्हें चुप करने के लिए एक ऐसा, जिसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा उनके ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि वो उस प्रदेश से आते हैं जिससे मैं आता हूं। जिससे मतलब ये किया, हम लोग हिंदी प्रदेश वाले, और मैं तो वो भी ठेठ खड़ी बोली क्षेत्र का, वो भी वहीं थे, तो मुझे उनकी कमजोरी मालूम। वो कमजोरी क्या है? जब 1990 में यहां हम मद्रास में आए चेन्नई में, तो ये मैं प्राय कहा करता हूं, यहां से जाने के बाद हमारे गांव में उनसे पूछा वहां का मौसम कैसा है। अरे मैंने कहा साहब क्या मौसम, बहुत सुंदर मौसम है, 3 मौसम होते हैं वहां पर। बोले 3 मौसम तो यहां भी होते हैं। मैंने कहा वहां के 3 मौसम अलग है। बोले वो 3 मौसम क्या है साहब? मैंने अपने मित्रों से कहा, मैंने कहा एक मौसम है गर्मी, हाँ गर्मी, और मैंने कहा कि दूसरा मौसम है और गर्मी, और मैंने कहा तीसरा मौसम उस समुद्र किनारे और गर्मी। तो उसी प्रकार से हम और मृत्युंजय जी के साथ कहानी क्या है, मुझे यही मालूम नहीं था कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, थर्ड लैंग्वेज क्या होती है। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए यहाँ शंकर बाल विद्यालय में गया, तब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि साहब यानी केजी और क्लास 1 में पढ़ने के लिए भी जो है वहां 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता है। हमारे यहाँ तो एक ही लैंग्वेज फॉर्मूला चलता। आपकी मातृभाषा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज वो भी हिंदी, थर्ड लैंग्वेज हिंदी, नाम उसका आप संस्कृत रख लीजिए, उर्दू रख लीजिए, कुछ कह लीजिए। तो मुझे मालूम था। मैंने उनसे कहा साहब हमारे ये बच्चे ज्यादातर बहुभाषिक हैं, मल्टीलिंगुअल हैं, और मल्टीलिंगुअल होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनके लिए हिंदी अधिकारी या अनुवादक या मीडिया कर्मी होने की एक बहुत बड़ी संभावना इनके सामने। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास हिंदी पढ़े लिखे हिंदी भाषियों की तुलना में 5 गुने अवसर आपके सामने हैं। हमारे बहुत सारे जो पत्रकारिता करने वाले विद्यार्थी हैं, अनुवाद करने वाले विद्यार्थी हैं, जब वो किसी अखबार में जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, मैंने देखा तो एडिटर, अच्छा दक्षिण भारत की आपने डिग्री ले रखी है, डिप्लोमा भी है, वो एक पत्रिका निकालते हैं, अंग्रेजी की कोई पत्रिका, और उसका एक पेज खोल करके कहते हैं इसे हिंदी में लिख के दिया, है ना। चूंकि अभी तक भी हमारे हिंदी के अखबार पत्रिकाएं यही कर रहे हैं, हिंदी में चीजें बाद में आती हैं अभी भी,
हालांकि मूलतः बहुत सारा हिंदी में लिखा जाने लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर मुझे आज अपना एक संपादकीय जो है वो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने अभी 2-3 दिन पहले एक परीक्षण किया है, 1000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल था। और मैंने सोचा, हिंदी में मैंने समाचार पढ़ा, उतना ही था, 2 पैराग्राफ का समाचार, मुझे इसके ऊपर संपादकीय लिखना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ा, मैंने अंग्रेजी में सर्च किया, फिर जाकर के मिसाइल डीआरडीओ, और मेरे सामने इतने सारे पेज खुलते हैं। यानी सामग्री जो है वो यदि आपकी अंग्रेजी में बड़ी अच्छी पैक है तो आपकी पहुंच जो है वो आसानी से उस सामग्री तक हो सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि इसीलिए जब आप किसी हिंदी के अखबार में या चैनल में काम करने के लिए जाते हैं तो वह जानना चाहते हैं कि आप हिंदी के अलावा और कितनी भाषाओं में काम कर सकते हैं, और यदि आप स्थानीय भाषा में काम कर सकते हैं, यदि आप अंग्रेजी में काम कर सकते हैं, यानी उन भाषाओं से हिंदी में चीजों को लाने का काम कर सकते हैं, तो आपकी जॉब की संभावना ज्यादा है। चाहे वो किसी चैनल में आपको जाना हो, चाहे वो किसी अखबार में आपको जाना हो, किसी पत्रिका में आपको जाना हो, या अब जो क्षेत्र एक तरह से बड़ा विराट क्षेत्र जो है न्यू मीडिया का जो खुल रहा है, या जिसे आप कहते हैं एक तरह से मैं व्यावहारिक बात बीच में बताता हूँ, शोध छूट गया बीच में, दूसरी बात मुझे याद आ गई है। मृत्युंजय जी, आपको संभवतः जानकारी हो इस चीज की कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, इनके हर नेता का अपना पेज होता है, उनके अपने ट्विटर हैंडल्स होते हैं या एक्स हैंडल्स, उनका अपना फेसबुक होता है, अपना इंस्टाग्राम होता है, और उसमें किसकी कितनी फॉलोइंग है इसे लेकर के तो बड़ा द्वंद्व होता है। आप कहते हैं ना कि भाई दुनिया में ट्रंप के इतने फॉलोअर हैं, हमारे मोदी जी के इतने फॉलोअर हैं। ये जो फॉलोअर हैं, इनके लिए अभी तो एक और शब्द चलता है ना आजकल, भक्त, ये अंधभक्त होते हैं प्राय। कई बार इनमें से बहुत बड़ी भीड़ ऐसी है जो अपने नेता का अंधभक्त होती है। इसलिए जो ट्रंप ने कहा कहीं कि ऐसा है, मैं चाहे जैसा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट तो मुझे मिलेगा। तो ये जो चीज है, फॉलोअर्स जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन फॉलोअर्स को बनाए रखने के लिए अपने पेजेस चलाते हैं। मैं बात दूसरी कर रहा हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा, ये जो अभी चुनाव हुए थे लोकसभा वाले, इससे पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ था, हिमाचल का चुनाव हुआ था। तो उस समय, उससे पहले कांग्रेस के अभी तक भी युवा नेता राहुल गांधी जी, आरजी रागा, तो राहुल गांधी जी ने जो है भारत यात्रा की थी, फिर एक दूसरी भारत यात्रा की, एक बार ऐसी की एक बार ऐसी की। उस समय उनकी जो प्रचार टीम है, अभियान टीम, उसमें मेरा बेटा शामिल था। हमने कभी सोचा भी नहीं था वो ऐसे काम में जाएगा। मेरे बेटे ने बीटेक किया, एमबीए किया, इंफोसिस में, इसमें उसमें जाने कहा नौकरियां की, और सब छोड़ छाड़ दी। अब वो उससे हम पूछते हैं तो क्या है, या कोई उससे पूछता है तो कहता मैं राइटर हूं। आप सोचिए, ये एक क्षेत्र है राइटर, यानी हर पार्टी को, हर कैंपेन चलाने, हर सरकार को कैंपेन चलाने, आपकी संस्था को भी कैंपेन चलाना होता है। तो कैंपेन चलाने के लिए उन्हें ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जिनके पास कंटेंट भी हो और लैंग्वेज। तो मैं कह रहा था, जितनी ज्यादा लैंग्वेज आपके पास है और जितना ज्यादा कंटेंट आपके पास है,
आपके लिए जॉब की उतनी ही संभावना है। वो आदमी, मैंने कहा पहले वो टेक्नोलॉजी से के क्षेत्र से आता है, लेकिन जब उसका इंटरव्यू हुआ, उससे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन किया गया, पहले ही राउंड में उसका सिलेक्शन हो गया। कारण कि वो किताबी कीड़ा है, बुक वॉर्म जिसे कहते हैं। तो बुक वॉर्म जो है वो वाला नहीं जो किताब के बीच में दबा रह जाए और वहीं मर जाए, ऐसा नहीं, जो किताबों को खा जाए। हा? उसने एक बार मुझे कहीं व्याख्यान देना था, और व्याख्यान था पढ़ने की जो आदत है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो मैंने उससे सलाह की कि यार, मुझसे पूछा जाएगा साहब टाइम नहीं रहता हमारे पास, तो हम कब पढ़। तो मैंने कहा कैसे बात कर रहे हैं, एक पेज पढ़ने में कितनी देर लगती है। जिस भाषा को आप जानते हैं उसकी किसी अपनी रुचि की किताब पढ़े ना, अपनी रुचि की किताब की का एक पेज पढ़ने में कितनी देर लगती है। एक पेज में अधिक से अधिक 400 या 500 शब्द होते हैं। क्या नाम बेटी आपका? हाँ, रजनी बता रही हैं ऐसे करके कि 5 मिनट। उसने कहा कि जब एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं, तो आप जब अपने घर से और ऑफिस जा रहे हैं या घर से अपने किसी भी कार्यालय में या कहीं भी जा रहे हैं, कार्य पर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, रास्ते में हिलते हिलते अगर आप 5 के बजाय 6 मिनट भी लगाएं और आधे घंटे आपने यात्रा की और आप आराम से सीट में बैठे हुए हैं, तो आप आधे घंटे में 5 पेज तो पढ़ लेंगे। एक दिन में आपने ऐसी 2 सिटिंग दे दी तो 10 पेज पढ़ लीजिए। 30 दिन में कितने पेज हो गए? 300 पेज हो गए, एक किताब खत्म। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? तो हमें नियमित जो अध्ययन है उसकी आदत डालनी होगी, और इसी से ये संभावना आती है। देखिए, आज का समय जो है, कल भी ये बात वहां भी सही थी, यह समय सूचनाओं के विस्फोट का समय है। इतनी सूचनाएं, इतना ज्ञान जो है चारों तरफ से बरस रहा है, उसमें ये जितना टाइम हम अपने व्हाट्सएप में इसके उसके जवाब देने वो भी जरूरी है, नेटवर्किंग बड़ी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह आवश्यक है कि हम एक अपना क्षेत्र विकसित करें। मैंने अभी विषय चुनने के संदर्भ में ये बात कही थी कि आप ये तय करें कि मेरी रुचि का क्षेत्र क्या है, और उससे संबंधित हाँ कहानी और नाटक में रुचि रखते हैं। हाँ, तो कैसे बात आ जाएगी बात में। तो आप जैसा अभी मैं आपसे कह रहा था, ये तय करें, एक तो पहचाने, पहले अपने आप को पहचाने कि मेरी रुचि का क्षेत्र क्या है। फिर अब आपको जानना है कि इसमें शोध की क्या संभावना है। तो उस रुचि क्षेत्र से संबंधित जो काम हुए, यानी कहानी में या नाटक में अगर कोई काम हुए हैं, आप अपनी लाइब्रेरी में जाकर के देखें, आप नेट पर भी तलाश कर सकते हैं, आप बाकायदा जेमिनाई से या चैट जीपीटी से या मेटा से भी इस बात को पूछ सकते हैं। कोई बुराई नहीं है इनसे पूछने से, अवश्य पूछिए। टेक्नोलॉजी किस लिए होती है? टेक्नोलॉजी हमारे काम को आसान बनाने के लिए होती है। हाँ? तो ये सोचना, कोई मास्टर जी ये कहते हैं नहीं, चैट जीपीटी से नहीं पूछना, वो तो मिसगाइड कर देगा। क्यों कर देगा? वो आधी बात जानता है, पूरी नहीं जानता। तो आपको तो जाननी चाहिए ना, उसे आपको पहचान होनी चाहिए कि इसने इतनी बात गलत कही है, इतनी सही कही है, अपनी सही सही। क्या है साहब? वो साधु ऐसा चाहिए जैसा आए, सार सार को कही रहे, धोखा दे उदाय। तो इतनी देर से जो मैं बकवास कर रहा हूं, इसमें अगर कोई सार की बात हो तो ले लेना और धोखा उड़ा देना।
विषय पर आते हैं फिर से वापस। तो हम पुस्तकों से दोस्ती करें, मेरा कहने का अर्थ यह है, जरूरी नहीं कि वो पुस्तकें मुद्रित पुस्तकें ही हों। इस समय जो ऑनलाइन लाइब्रेरीज, वो भी बहुत ही रिच लाइब्रेरीज हैं, उन तक पहुंचना और वहां से सामग्री प्राप्त करना, ये भी हमें सीखना होगा। कि आप अपने घर में, आपके पास समय नहीं है, आप में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शायद विवाहित भी हैं, उन्हें कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, आप लाइब्रेरी डेली नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, पूरी लाइब्रेरीज अब ऑनलाइन विद्यमान है। थोड़ा सा उसके लिए अपने आप को, जिसे आप कहते हैं कि ये इंटरनेट फ्रेंडली बना है और उसका इस्तेमाल करना सीखें। जिसे आप कहते हैं आजकल कृत्रिम मेधा, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तो अपने आप को एआई फ्रेंडली बनाना पड़ेगा आज के समय में। ये नए टूल्स हैं, जो नए टूल्स हैं शिक्षा को प्राप्त करने के, उन सब के साथ हमें दोस्ताना बनाना पड़ेगा, दोस्ती बनानी पड़ेगी, और वहां से हमें जो एक तरह से सहायता मिले, उसे सहायक बनाना। असल चीज वही है। जब हम पढ़ते थे उस जमाने में स्कूल्स में एक निबंध होता था, वो आज भी होता है, वो निबंध होता था विज्ञान वरदान या अभिशाप। उस विज्ञान वरदान या अभिशाप में ये कहा जाता था कि विज्ञान यदि मनुष्य का मालिक बन जाता है तो वो अभिशाप है, लेकिन यदि विज्ञान मनुष्य का सहयोगी रहे, मनुष्य उसका स्वामी रहे, तो आप देखिए ना, रोबोट पर बहुत सारी फिल्में आएंगी ना, उसमें वही है कि जब वो बनाने वाले के भी हाथ से निकल जाता है, जैसे अब आदमी भगवान के हाथ से निकल गया, भगवान ने आदमी बनाया और उसके बाद शायद किसी दिन भगवान को झपकी आ गई, तो भगवान के हाथ से आदमी निकल गया, और जब से आदमी भगवान के हाथ से निकला, भगवान बेचारा परेशान है। और वैसे पता है कब निकला था, ऐसी मस्ती के लिए कह रहा हूं, बहुत पहले ही निकल गया था। भगवान ने आदम और हव्वा से कहा था, देखो बेटा, यहां जो है ये पूरी दुनिया तुम्हारे लिए है, लेकिन ये जो एक पेड़ है, फ्रूट ऑफ विजडम, ये नहीं खा लेना। दोनों बड़े आज्ञाकारी थे, ठीक है, पप्पा ने कहा है तो नहीं खाएंगे, लेकिन शैतान ने कहा, अच्छा ये बात है। शैतान कभी सांप बन के आया, कभी मेढक बन के आया, और बहन जी से दोस्ती कर ली। भैया जी जो है वो थोड़ा सा इधर उधर हुए, इसलिए बहन जी से दोस्ती कर ली, और बहन जी से कहा, देखो ये जो तुम्हारा पप्पा है ना, ये बहुत ही गड़बड़ है, कहता है तुम्हें सब कुछ तुम्हारे लिए दिया, और वो पेट जो है तुम्हें छूने को मना किया। उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। माफ करिए, धार्मिक धारणा से नहीं देखना इसे, ऐसे ही मनोरंजन के लिए कह रहा हूं। उसके बाद आदम और हव्वा ईश्वर के हाथ से निकल गए। ईश्वर ने कहा है, गेट आउट, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज को छोड़ करके उन्हें निकलना पड़ा, जमीन पर आ गए। और हम सब उन्हीं की संतानें हैं, और बेचारा भगवान तब से सिर पीट रहा है, ये क्या है, ये मैंने क्या कर दिया। तो इसी तरह से मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मनुष्य ने जो चीजें बनाई हैं, मनुष्य का उन पर नियंत्रण रहे, ये मनुष्य के अस्तित्व के लिए बड़ा अच्छा है, वरना तो वह मनुष्य को खा जाएगा। अब वो चाहे उसका रोल जो है वो शाहरुख खान कर रहे हो, या रजनीकांत कर रहे हो, या कौन सी भी ऐश्वर्या राय भी शायद ना उस फिल्म में, तो वो सबको खा जाता करते। तो रोबोट जो है उसके पीछे आपका मस्तिष्क, ये रोबोटिक्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो आपके हाथ में है,
ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, ये सारी की सारी कृत्रिम मेधा इसके पास है। तो यह कृत्रिम मेधा मेरी मेधा का पूरक बन सके, यह हमें ध्यान में रखना है। इससे परहेज करने की या भागने की या दूर रहने की जरूरत नहीं है। इससे दोस्ती कीजिए। ये बहुत बड़ा सामग्री स्रोत है आपके लिए, लेकिन पहचानना आपको होगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारी झूठी सूचनाएं भी हैं, गलत सूचनाएं भी हैं, अधूरी सूचनाएं भी हैं। तो उन गलत, अधूरी और झूठी सूचनाओं के बीच में से अपने काम की सूचनाएं जो है वो हम ले लें। मेरा कहने का मतलब एक वाक्य में यही कि आप मशीन का जितना उपयोग अपने स्रोत सामग्री को ढूंढने के लिए कर सकते हैं वो करें, अध्ययन करें। और जैसा मैंने कहा कि इस अध्ययन करने के बाद आप अपने जो अध्यापक हैं या अन्य विद्वान हैं उनसे चर्चा करके एक समस्या निर्धारित करें। प्रॉब्लम जिसे हम विषय कहते हैं वो वास्तव में समस्या है। यानी थोड़ी देर के लिए हम कहानी पर काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भी कहानी पर काम कर रही हैं। क्या है आपका विषय? मानवीय। देखिए, इन्होंने, क्या नाम है आपका विद्या? हाँ, भुवनेश्वरी ने अपना विषय बताया दिनेश चमोला, यानी कोई एक कहानीकार, कोई भी है, जरूर नहीं दिनेश चमोला, उनकी बाल रचनाओं में या बाल कहानी, बाल को भी आप थोड़ी देर के लिए हटा दें तो कहानी कर सकते हैं। वो किसी की भी कहानी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की कहानी हो सकती है, वो स्त्री संबंधी कहानियां भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जलवायु संबंधी कहानियां भी हो सकती हैं। ये एक क्षेत्र आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है ना साहित्य की, कि अगर एक रचनाकार के आपके पास में सैकड़ों कहानियां हैं, आपके सामने समस्या आएगी, तो आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो आपने उसमें ब्रैकेट चुन लिया, उनके अनेक विधाओं में से तो कहानी चुन ली, और कहानी में से भी बाल कहानी चुन ली। एक लेखक चुन लिया या एकाधिक लेखक, जो भी ऐसे आप चुने, या एक कालखंड। फिर आपने एक विधा चुन ली, उसका एक, फिर उसमें कह रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन कहानियों को जब आप पढ़ें तो आपके मन में ये चीज आनी चाहिए कि भाई इनकी कहानियों में क्या क्या चीजें हमें महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं, और जो चीजें हमें महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं उसी के आधार पर हम कुछ एक, इसे कहें कि कसौटी तैयार करते हैं। तो ये जो जब विषय बनाया जाता है, शीर्षक बनाया जाता है, उसी में उस कसौटी का भी उल्लेख होता है, जिसे आप आलोचना दृष्टि कहते हैं। तो यहां जो है वह कसौटी इनके यहां है मानवीय मूल्य, यानी एक्स की कहानियों में मानवीय मूल्य। और जब आप अध्ययन करने चले, पहले तो आपने सामान्य रूप से अध्ययन कर लिया, अब विशेष अध्ययन आप अपनी रचनाओं का दोबारा करेंगे, इस मानवीय मूल्य को ध्यान में रखें। क्या हो सकते हैं ये मानवीय मूल्य? प्यास तो नहीं लगे आप लोगों को? हाँ, जल्दी खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। एक तो हाँ, जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, उसने मूल्यों की एक लिस्ट प्रकाशित की। हाँ, मूल्य अनेक हो सकते हैं। उस समय से शुरू हो जाता है ना, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायन मा प्रमद, ये मूल्य नहीं तो है। मूल्य क्या है? मूल्य जिसे आप मूल्य वैल्यू कहते हैं, यहां जो उसका संदर्भ है यह है कि वे कहें कि गुण या लक्षण या वे विशेषताएं जो मानवीय जीवन को मूल्यवान बना देती है ना, या
अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एक ये तरीका हो गया। क्या हमने 4 पुरुषार्थों में बांट दिया। और फिर धर्म के भीतर क्या चीजें आएंगी, अर्थ के भीतर क्या आएगा, काम के भीतर क्या आएगा, मोक्ष जो है यानी सांसारिक जीवन से और व्यक्तिगत जीवन से लेकर के और आध्यात्मिक उन्नति तक जो एक चूंकि हमारे सामने एक नक्शा था बना हुआ जीवन का, वो इस तरह से बना लिया। या फिर और कई दृष्टियां हो सकती हैं। यहां मान लीजिए कि मेरे सामने विनोद चिमुला की लव कथाएं हो सॉरी बाल कथाएं हों और मैं उनमें देखने चलूं, तो जैसे एक वर्ग में बना सकता हूं नैतिक मूल्य। क्योंकि बाल कथाएं अभी तक मैंने पढ़ी नहीं मान लीजिए, फिर भी मैं ये मान करके चल रहा हूं कि भाई बाल कथाएं हैं तो बच्चों को कुछ नैतिक मूल्य देना चाहेंगे आप, कहानियों में जरूर होंगे, जैसे सत्य, न्याय, ईमानदारी इत्यादि। तो अब जहां जहां कहानियों में आपको ये चीजें मिले उसे निशान लगाइए और हाशिए में लिखते चलिए। सत्य या ईमानदारी या न्याय, या उसे आप एक नंबर दे दीजिए। नैतिक मूल्य को आपने नंबर 1 दे दिया और सत्य को 1 अ दे दिया, तो 1 अ लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप पूरी सामग्री को छापेंगे। दूसरा जैसे हो सकता है, जैसे आप कहते हैं सोशल वैल्यूज, आप कहते हैं ना साहब हमारे समाज में देखिए कोई सोशल वैल्यूज, हिंदी में क्या कहेंगे? सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य जैसे सहयोग। समाज बनता किस चीज से है? सहयोग से बनता है। परिवार है, समाज है। जब हम एक दूसरे के प्रति सहयोग करते हैं तो समाज है। और अगर हम एक दूसरे की मार काटने लगे हुए हैं, अगर हम किसी श्रद्धा के 36 टुकड़े करके फ्रिज में रखने वाले लोग हैं, तो सामाजिक मूल्य बचा क्या? तो सामाजिक मूल्य में सहयोग, सामाजिक न्याय, आजकल इसकी बड़ी चर्चा होती है, सोशल जस्टिस। समाज जो है उसमें हम कहते हैं, एक सामान्य सी बात है कि आप 5 उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती का अर्थ ये नहीं कि आप समाज में एक जो है वो वहां ऊपर बैठा रहे जाकर के चोटी पर पहाड़ की, और दूसरे को आप पैरों के नीचे रौंदते रहे। यह तो अन्याय है। तो सामाजिक न्याय जो है उसमें विशेष रूप से जो जिनके साथ समाज में इतिहास में किसी कारण से अन्याय हुआ है, उन वर्गों, उन समुदायों के उदय की बात, आप सर्वोदय है, सामाजिक न्याय। यही से वो सारे के सारे विमर्श निकलते हैं, जो जिन्हें धकेल करके बाहर करके रखा आपने, अंदर घुसने नहीं दिया। ये जो है एक भैंस है, भैंस बगल, वो जहां खड़ी होती है, जहां जहां उसका वो घास खाने का जो स्थान होता है, अगर दूसरी भैंस वहां आ जाए तो वो उसको सींग मार के भगा दीजिए। ये नहीं कि आप मेरे साथ। आप कभी गौशाला में जाते हैं, कम से कम किसी पर्व त्योहार पर जाते होंगे, अगर एकादशी की कौन, तो आप देखिए ये जो गाय माताएं हैं, एक जगह बहुत सारी माताएं जो है वो एक नाद में खा रही होती और एक दूसरे को सींग मार रही होती है, दूसरे को नहीं चाहती मां, यह असामाजिकता है। और ये असामाजिकता हमारे भीतर है। तो इसके स्थान पर जो समानता का व्यवहार, भाईचारे का व्यवहार है, वह सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आ सकती है। जिसे सहयोग, सामाजिक न्याय, समानता, भाईचारा। फिर धार्मिक मूल्य, अभी मैंने शुरू में कहा था कि हम धर्म, काम, मोक्ष ऐसे भी कर सकते हैं बंटवारा। धार्मिक मूल्य, धर्म, करुणा, दया, त्याग, ये सब धार्मिक। फिर राष्ट्रीय मूल्य, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, और शिक्षा से लोकतंत्र। और जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रता में पूछना आ जाती है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे
संविधान की जो प्रस्तावना है उसी में कई प्रकार की आजादियों की बात कही और विशेष बात कही कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी और फिर उसके साथ जो चीज आ जाती है सोशल जस्टिस। तो इनकी जो गारंटी जो व्यवस्था दी वह है लोकतंत्र, जिसमें आप कहते हैं कि साहब जनता का, जनता के लिए जनता का प्रशासन। तो ये सब आप लोकतांत्रिक मूल्य का एक अलग ही पक्ष बना सकते हैं, एक अलग क्षेत्र बना सकते हैं, या फिर देश जो राष्ट्रीय मूल्य है उसके अंदर भी रख सकते हैं। फिर कुछ व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, ये तो सब बाहर की बातें होती है। सबसे पहले तो यही होना चाहिए व्यक्तिगत मूल्य। मेरे जीवन को कौन सी चीजें श्रेष्ठ बनाती है, मेरे जीवन को जो चीजें श्रेष्ठ बनाती है और जिनकी मुझे बर्बाद करनी चाहिए, इसे आप कहते हैं एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मगौरव। ये आत्मगौरव ही तो बड़ा होकर के राष्ट्रीय गौरव बनेगा जिस आदमी को अपने लिए ही गौरव न हो, अपने लिए ही सम्मान न हो। हमें अगर हम शुरू से ही अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये सिखाते रहे कि तुम तो जो है पराया धन हो, तो यानी व्यक्ति ही नहीं हो, धन, और धन भी किसी और का जिसके हम संरक्षक हैं, तो कहां से सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होगा? तो ये जो बराबरी की भावना है, आत्मसम्मान, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, आत्मनिर्भरता, यही चीज बड़ी होकर के चीज आप कहते हैं साहब राष्ट्रीय, तो जिसे आप आज आत्मनिर्भर भारत की बात है। आर्थिक मूल्य, गैर बराबरी है, वर्ग है, और आप कहें कि शोषण है, शोषण है, इसके पीछे मूल्य क्या है? ये तो मूल्य नहीं हुए ना। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं साहब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग है, वर्ग भेद है, वर्ग संघर्ष है, क्रांति की संभावनाएं हैं। ये एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन अगर आप मूल्य की दृष्टि से देखेंगे तो आर्थिक मूल्य में आपको बात करनी पड़ेगी आर्थिक आत्मनिर्भरता, उद्योग, रोजगार, संचयन, कितना इकट्ठा करें और कितना टैक्स दें। टैक्स छुड़ाते रहे तो ये तो मूल्य नहीं रहेगा ना। कमाए भी ईमानदारी से और टैक्स भी दे ईमानदारी से। कोई अभी बता रहा था कि साहब वो यूरोप हम गए थे, वहां तो बड़ी से बड़ी जो बीमारी है, किसी देश की बात करते मुझे याद नहीं, और जिसमें भारत में लाखों, क्या अब तो जो है और ज्यादा खर्च होने लगा है, वहां एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा। आपके यहाँ भी इस तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन वो क्यों नहीं खर्च करना पड़ रहा? क्योंकि वहां हर नागरिक ईमानदारी से टैक्स दे रहा है। यहाँ ठीक है, नौकरी पेशा ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, तो उसका काट लिया जाए, देगा नहीं, हाँ, वो चूंकि सोर्स पे काट लिया जाए। लेकिन कितने लोग नौकरी पेशा है? बहुत थोड़े से। बाकी तो लोगों के लिए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स क्या होता है? गब्बर सिंह आता है और कहता है यहाँ रख दो राशन ला करके, और नहीं तो फिर तो लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लगा हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ ना कुछ हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं गड़बड़ है, या हमारे मन में कहीं गड़बड़ है कि हम ईमानदारी से अपने आय का एक हिस्सा राष्ट्र या मनुष्यता के लिए खर्च करते हुए उचकते हैं। तो मूल्य तो वहां ये आएगा कि जब आप इसे देखिए, इस दृष्टि से देखें कि अगर किसी धर्म में यह व्यवस्था है कि आपको अपनी आय का इतना प्रतिशत जो है वो दान करना ही है, तो ये तो अच्छी व्यवस्था है। तो उद्योग, संचयन, आप देखिए बिहार कह गए कि नीच न नीच गलीच ये कि हे मित्र
यह नीति बुरी नहीं है। जो रखिए धन जोड़, अगर आप धन इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, खाए खर्चे जो बचे तो जोड़िए करो। ऐसे कंजूस मत बनिए कि खुद भी भूखे मर रहे हैं, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं और पैसे जो है वो आप जमा किए जा रहे हैं। आप अपने पिताजी के लिए खर्च नहीं कर सकते, अपनी माँ के लिए खर्च नहीं कर सकते, जमा ही जमा किए जा रहे हैं। तो ऐसी जमा पूंजी का कोई अर्थ नहीं है, यानी यहीं से वो मूल्य निकलते हैं। ये जो नेगेटिव चीजें हैं, इनसे ही वो सकारात्मक चीजें में निकलेगी। संचयन का अर्थ, संचयन भी अपने आप में एक मूल्य है कि किस प्रकार से हम जो धन है उसका संचय, जिसे कहें कि धर्म पूर्वक करें। धर्मादर्थ अर्थतः काम, धर्माद अर्थ अर्थतः काम, कामात धर्म सम, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से फिर धर्म उत्पन्न हो। ये जो है धर्म, अर्थ और काम का संबंध है, एक अन्योन्याश्रय है। अगर हम उन्हें काट करके अलग अलग कर देंगे तो धर्महीन अर्थ हमें पिशाच बना देता है। हम अर्थ पिशाच हो जाते हैं। आर्थिक स्वातंत्र की बात जब हम कहे कि साहब, अभी हम स्त्रियों की बात कर रहे थे, हमने अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, माताओं को पैसे के मामले में अपना निर्णय लेने की कितनी आसक्ति रखी है, जरा सोच के देखें। एक लड़की है, 25-30 साल की हो जाती है, 30 वर्ष की हो गई, 10 साल से जॉब कर रही है, अपने मन से खर्च करती है, और अब आप उसे कहते हैं 28 या 30 वर्ष की आयु में, बेटा शादी कर, और वो लड़के से कहती है देखो शादी में किस मूल्य पर करूंगी, इस बात पर करूंगी कि नौकरी नहीं छूटूंगी, मुझे कल एक पैसा मांगने के लिए नहीं जाना पड़े। ये आप स्वतंत्रता चाहती है। तो अब ये जो चीज है कि आर्थिक स्वतंत्रता किस रूप में मूल्य बन जाता है जीवन का, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ता है, आपके जो निर्णय लेने की जो स्थितियां हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आगे मूल्य में सामाजिक समर्थन, फिर अगला जो हो सकता है सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति का सम्मान, परंपराओं का पालन, कला और साहित्य का समर्थन, और ज्यादा भारत की बहुसांस्कृतिकता जो है उसका सम्मान करना चाहिए, बहुभाषिकता का सम्मान करना। ये जो चीजें हैं, या कि देखिए ना, कई बार क्या होता है, लोग एक दूसरे के पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। अरे ये दक्षिण वाले कहें कि वो नॉर्थ वाले कैसा पहनते हैं, नॉर्थ वाले कहें कि वो पूरब वाले कैसा खाते हैं। तो एक दूसरे के खाने और पहनने, उड़ने, चलने या विश्वासों का सम्मान करना, ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा सांस्कृतिक मूल्य है। तो इस तरह से अब जब हमारे सामने ये चीजें हैं, ये कसौटी बन गई मूल्यों की, मूल्यों में हमने उनका वर्गीकरण कर लिया, उन वर्गीकरण के भीतर उप वर्गीकरण कर लिया। अब इन उप वर्गों को ध्यान में रखते हुए जब आप अपना टेक्स्ट पढ़ें, जब आप कहानी पढ़ें, तो उस कहानी का कौन सा हिस्सा इन जो हमने 20 बिंदु लिए इनमें से किसमें शामिल होता है उसको मार्क करना। और अगर आपकी गाइड गलती से निर्जा होगी तो ये आपसे ये भी कहेंगे कि जब आप ये निशान लगा लें तो इन सब चीजों को, अगर आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसका तरीका होता है कि आप एक बड़ा सा कागज लें और उसमें जो हमने 20 पॉइंट बताए ना, वो 20 पॉइंट लिख लें और उसके आगे कहानी का नाम और पेज नंबर लिखते जाएं। क्योंकि आपके पास 4-5 कहानियां या 10 कहानी पर काम करना है, लेकिन अगर आपको 100 कहानी पर काम करना है, आपको 20, 25, 50 उपन्यास पर काम करना है, तो उस शीट से काम नहीं चलेगा। तब आपको जो सामग्री आपने छांटी है, निशान लगाए हैं, उसके कार्ड्स बनाए। इन कार्ड्स को बनाने के बाद जो अपने वर्ग बताए अलग अलग,
उन वर्गों में रख करके और उसके ऊपर ये जो यहाँ बांधते हैं लड़के, हाँ, एक रबर बैंड, तो एक रबर बैंड में लपेट के एक एक जो है, तो अब आपके पास 20 बंच बन जाए। अगर हमने 20 पॉइंट बनाए तो 20 आपके साथ छोटे छोटे। अब इनमें से एक को निकालिए। मान लीजिए कि आपने लिया थोड़ी देर के लिए आत्मगौरव, व्यक्तिगत जो मूल्य है उसमें एक चीज है आत्मगौरव। बाल कथाना किस रूप में आया है? तो आपके पास जो कार्ड्स आए, चाहे वो 10 है चाहे वो 100, उन्हें 2 बार 3 बार फिर से पढ़िए और उसमें देखिए कौन सी चीजें, कौन कौन से कार्ड एक जैसी बात कह रहे हैं। तो जो एक एक सी बात कहने वाले हैं उनको फिर से इसे असल में हम कहते हैं वर्गीकरण। सामग्री संकलन, और सामग्री संकलन के बाद आता है वर्गीकरण। विषय निर्धारण के बाद रूपरेखा, रूपरेखा के बाद सामग्री संकलन। सामग्री संकलन हो गया, इतने सारे आपके पास में आप जाकर के मॉल से भर करके, या आपने जो स्विगी को ऑर्डर करके या किसी भी ऑर्डर करके मॉल से बहुत सारा सामान मंगा लिया, लेकिन घर में आप अपने किचन में जब उसे जमाएंगे तो अलग अलग जगह है ना, कौन सी चीज कहाँ रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप दाल और बेसन एक में ही रख देंगे, दाल दाल की जगह रखेंगे और बेसन बेसन की जगह रखेंगे और चीनी चीनी की जगह रखेंगे। तो ये जो खत्म करने के लिए कह रहे क्या भाई तो यह जो है क्लासिफिकेशन, तो अब उसमें फिर आप क्या करेंगे, 5 तरह की दालें आपके पास हैं, लेकिन वो सब दालें हैं, तो वो सारी दालें आप एक जगह रखेंगे। अगर आपसे आपके घर में कोई मेहमान भी आए और वो कहे कि दाल कहाँ रखी है, तो या फलानी दाल, तो ऐसा नहीं कि वो सब फला दाल वाला एक हिस्सा अलग है कि वो लाल रंग वाला जो हिस्सा है रसोई का, हमारी मॉड्यूलर किचन का, उस हिस्से में जो है दालें रखी थी। तो ये जो दालें हैं सारी एक जगह कर लीजिए, अनाज एक जगह कर लीजिए, इस तरह से है। इसको हम कहते हैं वर्गीकरण करना। तो एक वर्गीकरण में भी हमने जो उप वर्गीकरण किए, एक जैसे 25 कार्ड्स में से 5-5 कार्ड हमें लगेगा कि कुछ चीजें एक जैसी। अब उसके भीतर जो है अब आपको एक सीक्वेंस बनाना है। तो जिस क्रम से कहानियां लिखी गई उस क्रम से नहीं, ये एक के बाद दूसरा डेवलप होगा। आपको अपनी जिसे कहें कि अंतर प्रज्ञा का इस्तेमाल करके इन जो आपने 5 एक टाइप के भीतर 5 टाइप तलाशे, इन 5 टाइप की आपको एक सीक्वेंस तलाशना। अब आपके पास लिखने का या विश्लेषण का काम करना है। ये नहीं कहना कि इस कहानी में ये कहा गया है। अब इस कार्ड में जो कहा गया है और जो मेरे पास 5 कार्ड एक जैसे हैं, इनमें जो कहा गया है इन्हें जोड़ना। यानी मुझे कहा गया कि साहब कबीरदास की जो भक्ति है, निर्गुण भक्ति, उस पर एक अंश लिखे। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स बनाए। एक पॉइंट होगा गुरु महिमा, और गुरु महिमा पर हमने कबीरदास के दोहे इकट्ठा किए। मान लीजिए कि जितना हमारे हिस्से में, जितना हमारा सिलेबस है, उसमें से हमें 25 दोहे मिले। उन 25 दोहों में कुछ दोहे एक जैसे होंगे, वो एक जगह आ गए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक जैसे 5 दोहे हैं, इन्हें सामने रख के इनके लिए एक छोटी सी भूमिका अपनी तरफ से लिखें, ताकि इस विषय से हम जुड़ सके। और फिर इन्हें एक्सप्लेन करते हुए केवल आप उदाहरण लिख के नीचे लिखे उदाहरण देखें, कह के 5 उदाहरण नहीं देते। एक उदाहरण देना है, अपनी बात कहनी है, और इसी प्रकार से अन्यत्र फला फला जगह भी कबीर ने यह बात कही है। अब एक बात हो गई गुरु महिमा में। गुरु महिमा में उसके बाद दूसरी बात आएगी कि साहब गुरु जो है वह पहले है कि उन्होंने गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि गुरु को सर्वोच्च स्थान देने का कारण यह है कि गुरु हमारे समस्त
भ्रमों और संदेहों का निवारण करता है। सतगुरु साचा सूरीबा सबज बहया एक, लागत ही है मिट गया पड़ा कलेजे छे। अब आप जिसे कहते हैं ना सरल से जटिल की तरफ बढ़ते गए। पहले एक सरल बात कह दी गई है, अब क्रमशः आप सबद पे आ गए। गुरु और सबद का क्या संबंध है? गुरु का जो उपदेश है, गुरु एक शब्द भी कह रहा है तो चूंकि वह उसके अनुभव से आया है, वो केवल पोथियां पढ़ के नहीं आया। और जब आप इस अनुभव की बात करेंगे तो फिर आप वहां चले जाएंगे जब वो कहेगा कि तेरा मेरा मनवा एक कैसे हो। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखें की देखी। तो गुरु जो है उसकी प्रामाणिकता ये है कि वह आंखें की देखी कहता है, अपने अनुभव की बात है। इस तरह से आप उस विषय को विकसित करेंगे, उदाहरण देते चले। और जब आप उदाहरण देंगे, हाँ, जब आप कार्ड बनाए तभी ध्यान रखना है कि उसका पूरा जो संदर्भ है वह नोट करते चले। अर्थात लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, कहानी का नाम, पृष्ठ संख्या, प्रकाशक, ये सारी सूचना आपको बाद में न तलाशनी। जिस पुस्तक के आप नोट्स बनाए पहले उसका एक कार्ड बनाए। तो जितनी पुस्तकें आप रेफर करें उनके कार्ड अलग होने चाहिए। ये इसलिए कि पुस्तक के अंत में, थीसिस के अंत में या शोध प्रबंध के अंत में आपको संदर्भ ग्रंथ सूची देनी है, वहां एक पूरी सूचना आनी चाहिए। और इस सूचना का भी एक फॉर्मेट है, एक या एक से अधिक फॉर्मेट है इसके, जिनके बारे में हमारे अध्यापक गण आपको बताएंगे कि साहब कोई अमेरिकन सिस्टम है, कोई एक MLA सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम से भारत में भी अपनी प्रणाली विकसित करने की कोशिशें चल रही है। तो वो क्या है, यानी पहले किसका नाम लिखना, पहले लेखक का नाम लिखना है, पहले किताब का नाम लिखना है। लेखक का नाम कैसे दिया जाना है? लेखक का नाम मान लीजिए कि गुर्रमकोंडा नीरजा है तो हम नीरजा कौमा गुर्रमकोंडा लिखेंगे, या गुर्रमकोंडा नीरजा लिखेंगे, या जी नीरजा लिखेंगे, या नीरजा। इसके बारे में भी जो है बाकायदा सिद्धांत है। वो इसलिए कि कल को आप जब सर्च करने जाएंगे उस नाम से, ये आप जो भी आप लिखेंगे यह भविष्य में इंटरनेट पर शोध गंगा इत्यादि जो शोध संबंधी टूल है पूरे के पूरे, वहां अपलोड होना है और आपको वहां सर्च करना है। आप जानना चाहते हैं, किसी ने आपको क्या, अरे साहब एक शोध कार्य कवि भक्ति साहित्य पर मृत्युंजय सिंह के निर्देशन में किसी लड़की ने किया था, कैसे पता चले? लड़की का तो नाम हमें मालूम, मृत्युंजय सिंह का नाम तो मालूम है, तो शोध गंगा में जाकर के मृत्युंजय सिंह का नाम ढूंढिए। अब लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, शोध गंगा आपको खट से उस चीज को निकाल करके दे देगा और उसकी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी। जो चैप्टर आपको चाहिए उस चैप्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये सब हमें आना चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि ये सारी चीजें व्यावहारिक रूप से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। यदि नहीं है तो अब होनी चाहिए कि विद्यार्थी व्यावहारिक रूप से इन तकनीकी चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये सीखें। तो मैं बता रहा था किस तरह से आप अपने शोध पत्र में जो सामग्री आपने तलाशी है उसका विश्लेषण करते चलेंगे। और विश्लेषण करते समय आपको ध्यान में रखना है कसौटी क्या है। कसौटी क्या है? मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य में आप क्या लिख रहे हैं? व्यक्तिगत मूल्य। तो अब आपको हर बिंदु में जो आप पहला बिंदु अपना लिख रहे हैं उन कार्ड्स को इस तरह से विश्लेषित करना है कि लेखक का व्यक्तिगत मूल्य या उसमें आत्मगौरव के संबंध में जो दृष्टिकोण है वह स्पष्ट होकर के, मुखर होकर के सामने आता है। और इस तरह से जब आप एक के बाद दूसरे बिंदु को लिखते जाएंगे, अंत में निष्कर्ष देना बहुत जरूरी है। आप एब्रप्टली खत्म ना करें के साथ घंटी बज गई और मैं कह दूं, आमतौर से मैं इसके लिए जाना जाता रहा हूं कि घंटी बज गई तो मैं अपना लेक्चर छोड़ के बीच में से निकल जाता था, क्योंकि सामने दूसरा आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। तो लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं वो कहते हैं रुकिए 5 मिनट, वो 5 मिनट में क्या करना है? उन्हें सम करना है, समराइज करना है। आपने जो कुछ 30 पेज में लिखा अब उसे 3 या 4 बिंदुओं में, पॉइंट्स में समराइज कर रहे हैं।
अगर ऐसा करेंगे तो कल जो ड्रामा हुआ था ना अभी, आप लोग में थे या नहीं उसमें, कि साहब आपसे कहा जाए कि नीरजा जी ने बड़े सभी विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को 2 मिनट के अंदर अपनी बात, 2 मिनट में कैसे कह देंगे यार? तुम 2 साल में एक बात पूरी नहीं करती, हमें कह रही हो कि 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट में करना है तो क्या करेंगे? 2 मिनट में आपको एक तो जो अपना विषय है उसका उद्देश्य बता देना चाहिए शुरू में, कि मैंने इस विषय पर लिखा है और इसमें मेरी मूल दृष्टि यह है और इसके निष्कर्ष ये 5 हैं। 2 मिनट में नहीं, उससे कम समय में हो जाएगा और न्यूज लिखने वाले को लाइन मिल जाएगी। नहीं तो आप मेरी तरह से 2 घंटे बोलेंगे और बाद में कहें कि भाई इसकी न्यूज बना दो, क्या बना दे, तो इतना सारा तो बोला है, अरे कुछ सारा नहीं बोला, या उसका सारे का सार क्या है वो बता दो, तो अंत में सार लिखना है। और जो अभी हमने बताया कि जो आपने संदर्भ लिए थे उसकी एक सूची विधिवत निर्धारित फॉर्मेट के भीतर वो दे, इस तरह से आप एक शोध पत्र का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। और आप जो संदर्भ सामग्री है वह पुस्तकों से, पत्रिकाओं से, पुराने और विशेष रूप से जो नए संदर्भ हैं वो अवश्य लेने चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें नया सा नया क्या लिखा जा रहा है, ताकि आप कल कह सके। एक और प्रश्न वायवा के समय पूछते हैं, अब हम समाप्त कर रहे हैं अपने विषय को, वायवा के समय हम ये पूछते हैं किसी ना किसी रूप में कि अगर आपने ये काम ना किया होता तो नहीं सही, आप समझिए कि आपने थीसिस सबमिट कर दी, आपकी थीसिस जो है उस पर रिपोर्टें आ गई हैं, बहुत बढ़िया है, सब है। अब परीक्षक जो है वायवा में आपसे पूछ रहा है कि अगर आप ये काम न करती तो हिंदी साहित्य का क्या नुकसान होगा। यानी प्रकारांतर से वो जानना चाह रहा है कि आपके इस कार्य से ज्ञान क्षेत्र का विकास किस तरह हुआ। शोध का उद्देश्य है ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करना, विकास करना। तो ज्ञान क्षेत्र का विस्तार कैसे किया जाता है? या तो आप पहले से जो ज्ञात है उसकी नई व्याख्या करें, या जो पहले से ज्ञात नहीं है उसे आप ला करके सामने दें, या फिर आप जो है एक जिसे कहते हैं आजकल एक शब्द चल रहा है पुनर्पाठ जैसा, कि जो यानी एक नए सिद्धांत की स्थापना आप पुराने का आधार लेकर चाहे उसका समर्थन करें, चाहे उसका खंडन करें, अथवा अपनी स्थापना दें। ये जो है ये आप कहेंगे कि इससे हम ज्ञान क्षेत्र का विस्तार कर पा रहे हैं। ज्ञान के क्षेत्र में हम ये नई चीज दे रहे हैं कि साहब पहली चीज आप ये कह सकते हैं, किसी लेखक पर आप काम करा रही हैं या लिख रही हैं, आप कहें कि साहब इस विषय पर इससे पहले इस शीर्षक का कोई काम नहीं हुआ तो पहला योगदान तो मेरा यही है। इसे हम कहते हैं विषय का अछूतापन, कि इस विषय पर काम नहीं था। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं साहब दिनेश चमोला के तो 50 काम हो चुके हैं, मान लीजिए हो चुके हैं, तब आप ये कहेंगे कि साहब दिनेश चमोला पर 50 काम हुए होंगे, उनके बाल साहित्य पर इस दृष्टि जो है गहन कार्य मेरा है। वो कहे नहीं, बाल साहित्य की उनके 2-3 किताबें आ चुकी हैं। तो बोले कि मेरा जो काम है वो मैंने पहले दिन ही तय कर दिया जब विषय तय किया है, वही तो मेरी मौलिकता है, मेरी देन वही है कि मैं अपने जो भी मैंने विषय क्षेत्र लिया है उस विषय क्षेत्र का विशेष अध्ययन मानवीय मूल्य की दृष्टि से कर रही हूं, कि बच्चों में मानवीय मूल्यों का जिसे कहें कि उपदेश देने के लिए या संदेश देने के लिए मेरे लेखक ने अपने बाल साहित्य में क्या क्या किया है वो मैंने बताया, और वो उसने किया ये है, ये 5 बातें हैं। अध्यापक को दूसरा सवाल करने की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों बातें बहुत हो सकती हैं, मुझे मालूम है, मैंने आप लोगों को बहुत सता लिया है और निश्चित रूप से आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन शायद हमें उन्हें किसी अगले अवसर के लिए रखना पड़ेगा। फिर भी यदि आप कुछ कहना चाहें मुझे अच्छा लगेगा। अगर 2 बातें मैंने कही हैं आपके अध्ययन क्षेत्र में, अध्ययन कार्य में या शोध कार्य में
या कहे कि आपके कैरियर में कहीं किसी काम आ सके, तो मैं अपने आप को सफल और सौभाग्यशाली समझूंगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। आप सभी मेरी इस संस्था का नाम ऊंचा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको